जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे हो। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये आपकी क्लास हिस्ट्री की 6 क्लास है ना। 6 वैसे तो 6 है, बट इसमें एक PYQ भी जुड़ा हुआ है, तो 7 क्लास जो है कि मान के चलिए, है ना। सामान्य तौर पे जो धारणा है वो ये धारणा है कि जो इतिहास है, इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और सोचिए, इस बड़े सब्जेक्ट को मैं आपके लिए इतना आसान बना दिया, महज 7 क्लास में इसको पूरा समराइज कर दिया। और 7 क्लास इसलिए लगा है समराइज करने में, इसलिए लगा हुआ है समराइज करने में, क्योंकि मैं क्लास के साथ साथ PYQ भी आपको करा रहा हूं। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, आयोग लेवल तक के जितने एग्जाम होते हैं, उसमें जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं सबको मैं एज इट इज आपको दिखाता जा रहा हूं। इसलिए 6-7 क्लासेस लग गए। अगर ऐसे करना हो तो 3-4 क्लासेस में पूरा समराइज हो जाएगा। एक तरीके से मान के चलिए कि पूरा आपका एंशिएंट हिस्ट्री में आपको मेडुअल तक यानी सल्तनत काल तक 7-8 क्लासेस में पूरा दे दिया। पूरी हिस्ट्री की बात करें तो पूरी हिस्ट्री कवर होने में मैक्सिमम जो क्लास लगेगा वो 20 क्लास लगेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री, सारा हिस्ट्री उसी में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो जो आपको डर लगता है इतिहास से कि एक साइड से पढ़ते जाओ, दूसरे साइड से भूलते जाते हो, पता चले इतिहास खत्म होते होते सारा जो हमारी जानकारी है वो भी इतिहास बन जाती है, तो उस समस्या का समाधान करते हुए पूरे जो है कि समराइज तरीके से मैं आपको इतिहास इसमें मैं करा रहा हूं, जिसका उद्देश्य यह है कि इसमें कोई फालतू की इधर उधर की कथा कहानियां ना हो, है ना। सीधे सीधे आपको टू द पॉइंट वो पॉइंट बताए जाएं जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कैसे कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न, हर एक क्लास के बाद, कंटेंट की क्लास के बाद मैं वो सारी चीजें आपको करके वैसे एज इट इज मैं आपको बताता जा रहा हूं। ठीक है, तो ये ऐसे तो नंबर वाइज देखे तो 6 क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है, बट 7 क्लास या 8 क्लास हो गया होगा तो PYQ को लेकर के, है ना। तो बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स के लिए आपकी क्लासेस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी फरवरी में देखेंगे तो जी जो ये महीना चल रहा है, इसी महीने में आपको 23 फरवरी को SSC GD का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए भी ये क्या है, उपयोगी है। जितने भी पॉलिटी की मैंने पूरी क्लास कंप्लीट करा दी है, और ज्योग्राफी की लगभग फिजिकल ज्योग्राफी करा दिया है। उसमें एक आध क्लास और फिजिकल ज्योग्राफी में होगा, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आ जाएंगे हम। हिस्ट्री में जो है कि मेडुअल क्लास जो है खत्म, 1-2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, मॉडर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो 20 तक देखेंगे तो हम मॉडर्न में जो है कि पहुंच जाएंगे बहुत आराम से। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। पॉलिटी कंप्लीट है, ज्योग्राफी आधी कंप्लीट है, और ये आपके एग्जाम तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप आसानी से जो है कि देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट, है ना। संस्थापक इसमें क्या है, पल्लव वंश। पल्लव वंश के बाद इसी हम जो है कि कंटेंट की क्लास में चोल वंश भी देखेंगे। चोल वंश भी इसी कंटेंट की क्लास में हम देख लेंगे। ठीक है, संस्थापक कौन है, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ने उपाधि कौन सी धारण की थी, अवनी सिंह। उपाधि कौन सी धारण की थी, अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। राजधानी देखते हैं तो तमिलनाडु का कांचीपुरम। कांचीपुरम इनका जो है क्या था, राजधानी था, पल्लवों की राजधानी। अनुयायी किसके थे, तो ये सामान्य तौर पे ये जो थे सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु जो है कि आपके वैष्णव धर्म के देखो, राजवंश में जरूरी नहीं है, देखो कुछ जो है कि राजवंश ऐसे हैं जो राजवंश एक ही धर्म के अनुयायी हुए हैं। कुछ राजवंश ऐसे हैं जिसमें अलग अलग राजा अलग अलग धर्मों का जो है कि अनुयायी हुए हैं या अनुसरण किए हैं। कुछ राजा ऐसे भी आए हैं जो अपना धर्म परिवर्तित कर, यानी कि हिंदू धर्म से जो है कि जैन धर्म को पालिए, या जैन धर्म से बौद्ध धर्म को पालिए, बौद्ध धर्म से जैन धर्म को पालिए, या जैन धर्म से जो है कि आपको फिर हिंदू धर्म को पालिए। तो ये धर्म परिवर्तित करते हुए अनुयायी भी बदलते रहे हैं। तो यहां पे भी ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो जो सिंह विष्णु थे ये वैष्णव धर्म से सामान्य तौर पे जो है कि जुड़े हुए थे, या आप कहिए कि पल्लव वंश भी जो है कि देखते हैं तो मुख्य रूप से वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है। हाँ, इसमें कुछ राजा ऐसे आते हैं जो अलग अलग जो है कि आपके धर्म ग्रहण कर लेते हैं, है ना। चलिए, किरात अंजुनियम के लेखक कौन है,
तो भारवी। किरात अर्जुनीयम के लेखक कौन है? भारवी हैं। सिंह विष्णु का दरबारी कवि कौन था? भारवी। ये दोनों चीजें पूछी जाती है। किरात अर्जुनीयम के लेखक कौन है? भारवी हैं। और ये किसके दरबारी कवि थे? तो आपके सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। ठीक है। मत विलास प्रहसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम है। उसके बाद है महेंद्र वर्मन किसके प्रभाव में आकर के शैव धर्म को अपना लिया? देखिए महेंद्र वर्मन जो थे पहले जैन अनुयायी थे। क्या थे? जैन अनुयायी थे। जैन अनुयायी थे, यानी कि वैष्णव धर्म की जो बात कर रहे हैं, ये सिंह विष्णु वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इनके बाद जो राजा आते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, वो जैन अनुयायी थे, जैन धर्म को फॉलो किया, यानी कि वो अपने पिता के धर्म को फॉलो नहीं किया, जैन धर्म को फॉलो किया। उसके बाद जो है कि ये पूछा जा रहा है किसके संपर्क में आके वो शैव धर्म अपना लिए? तो एक जो है कि नैनार संत थे। नैनार संत, नैनार संत थे, है ना, तमिल संत थे। अपर संत अपर, संत अपर थे, और संत अपर के संपर्क में आके वो शैव धर्म को अपना लिए, यानी कि नैनार धर्म के अनुयायी बन गए। ठीक है। नैनार धर्म और अलवर क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा, दिमाग में याद नहीं आ रहा। नैनार और एक और है, चलिए याद आएगा तो बता देंगे, जो वैष्णव धर्म को मानते हैं। अलवार, हाँ अलवार, नैनार और अलवार, दो जो है कि इसमें संत धन के अनुयायी देखने को मिलते हैं इस काल में, एक नैनार और अलवार। तो नैनार संत थे कौन? संत अपर, और संत अपर के प्रभाव में आके वो शैव धर्म को अपना लेते हैं। यानी ये मतलब हो गया कि नैनार धर्म के जो संत थे वो भगवान शिव को मानने वाले थे। ठीक है। आगे देखते हैं। महाबलीपुरम में एकाश्व मंदिर, जिसे रथ कहा जाता है, का निर्माण किसने करा? अब एकाश्व मंदिर से क्या संबंधित है? एकाश्व मंदिर वो मंदिर होते हैं जो एक पहाड़ी को काट करके मंदिर की संरचना दी जाती है। प्राचीन काल में क्या होता था? पत्थर से मंदिर, एक तो पत्थर से मंदिर बना दिए, है ना, पत्थर से काट छांट करके जोड़ करके मंदिर बना दिए। दूसरा होता था कि पत्थर से मंदिर नहीं बनता था, पहाड़ी से मंदिर बनता था। पहाड़ी से मंदिर बनने का मतलब ये हो गया कि एक बड़ा सा पहाड़ है, पहाड़ को काट छांट करके उसी में जैसे जो है कि मंदिर की संरचना दे दी। जैसे पत्थर होता है, पत्थर को काट छांट करके मूर्ति की संरचना देते हैं, वैसे ही पहाड़ियों को काट छांट करके जो है कि मंदिर का स्वरूप देते थे। तो इस तरह के मंदिर को बोला जाता था एकाश्व मंदिर, यानी एक ही पत्थर से बना हुआ मंदिर, है ना। रथ मंदिर, रथ कहा गया है, का निर्माण किसने कराया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसमें कुल कितने मंदिर थे? 7 मंदिर थे। जो ये आपका महाबलीपुरम का जो है कि ये रथ मंदिर है, एकाश्व मंदिर है, इसमें कुल कितने जो है कि मंदिर थे? 7 मंदिर हैं। रथ मंदिरों में सबसे छोटा कौन सा है? द्रौपदी का रथ मंदिर, अलंकरण रहित है, मतलब कि इसमें सजावट वजावट नहीं दिखाया गया है। सबसे बड़ा कौन है? तो युधिष्ठिर का, धर्मराज युधिष्ठिर का जो है कि मंदिर जो है कि सबसे बड़ा है यहाँ पे। उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम की प्रमुख उपाधि थी वातापी कोंड और महामल। वातापी कोंड, वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। खूब पूछा जाता है कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग कांचीपुरम आया था? किसके शासनकाल में? यहां पे थोड़ा सा मिस हो गया है, इसलिए यहां पे लिख दिए हैं कि किसके शासनकाल में ह्वेनसांग कांचीपुरम आया था। तो कांचीपुरम आया था ह्वेनसांग किसके? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। ठीक है। मामल्लपुरम की गणेश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मामल्लपुरम के गणेश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। परमेश्वर वर्मन। हालांकि जब स्थापत्य कला देखेंगे तो वहां पे हम और विशेष तरीके से देखेंगे। कौन सा पल्लव शासक विद्या प्रेमी था और विद्या विनीत की उपाधि धारण की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्या विनीत की उपाधि धारण की तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। किसने? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने यह कार्य किया था।
ठीक है। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक स्पेस था, कौन था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। नरसिंहवर्मन द्वितीय। अब देखिए जो अरब आक्रमण हुआ ना, अरब आक्रमण हुआ तो उस समय पूरा भारत बिखरा हुआ था, छोटे छोटे राज्य थे, संपूर्ण भारत में कोई एक राजा नहीं था। सिंध के क्षेत्र में कोई और राजा है, गुजरात के क्षेत्र में कोई और राजा है, दक्षिण के क्षेत्र में कोई और राजा है, उत्तर के क्षेत्र में कोई और राजा है। तो छोटा पूरा भारत जो है कि छोटे 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 राज्यों में क्या हुआ था? बटा हुआ था। और बटा हुआ था तो अरब आक्रमण हुआ, वो एक 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 करके जो है कि हराते गए, जीतते गए, है ना। कहीं हार भी उनको मिली, ऐसी बात नहीं है, हार भी मिलती है उनको। गुजरात में हार मिलती है, कश्मीर में हार मिलती है ना। पृथ्वीराज चौहान हराते हैं तो हार भी उनको मिली, ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। राजा सिंह या राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्ति की उपाधि किसने धारण की? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। कौन कौन सी ये उपाधि धारण करता है? राजा सिंह, राजा सिंह मतलब राजाओं में सिंह, और आगम प्रिय, आगम प्रिय यानी कि शास्त्रों का प्रेमी, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, कौन? नरसिंहवर्मन द्वितीय। देखिए मैक्सिमम देखा जाता है ना, मैक्सिमम देखा जाता है कि जो उपाधियां हैं और राजा हैं, राजा और उपाधियों को बहुत, हर एक एग्जाम में देखेंगे ना, हर एक एग्जाम में जहां से जीएस का प्रश्न पूछा जाता है वहां से 1 से 2 प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है कि ये किसकी उपाधि थी या इस राजा ने कौन सी उपाधि धारण की थी। इस तरीके से रिवर्स और सीधा करके प्रश्न पूछा जाता है। कैलाशनाथ मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। ये पल्लव राजवंश हम देख रहे हैं। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है पल्लव राजवंश से, पल्लव वंश से मानी जाती है। और पल्लव वंश में जो है कि मानी जाती है ये कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण से, कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण से द्रविड़ शैली की विकास को माना जाता है। 10 कुमार चरित के लेखक कौन? लेखक डांडी किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय के ये लेखक, ठीक है। कांचीपुरम का मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमल मंदिर, कौन कौन से? मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। तो इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते। देखो यहां पे मैं चैप्टर वाइज तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। जब अलग से मैं आपको मंदिर स्थापत्य पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक अलग एंगल से पढ़ाऊंगा, तो वहां पे कुछ चीजें हो सकता है 1 आध 2 पॉइंट रिपीट हो जाए, तो परेशान नहीं होने का, है ना। चलिए, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा किया और वातापी कोंड की जो है कि उपाधि धारण की थी? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। अभी हमने पीछे देखा ना, वातापी कोंड की स्थापना किसने की थी? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। पल्लव एकास्मिक रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम जो है कि ये पूछा जाता है कि महाबलीपुरम किस शासकों के या किस राजवंश के शासकों के समय स्थापत्य का प्रमुख केंद्र था? तो पल्लव राजवंश के समय स्थापत्य का प्रमुख केंद्र था, मंदिर स्थापत्य का प्रमुख केंद्र था। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह काल में किस शासकों की रुचि को दर्शाता है? वह कला होना चाहिए, यहां पे कला, काल नहीं होना चाहिए, यहां पे कला होना चाहिए। कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? ठीक है, पल्लवों के। देखो जो अभी इससे पहले मैंने पूछा ना, बताया आपको स्टेटमेंट, सेम वैसा ही जो है कि जुड़ा हुआ प्रश्न जो है कि यहां पे पूछा गया स्टेटमेंट है एज इट इज। विचित्रचित्त, मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन है? महेंद्रवर्मन द्वितीय है, महेंद्रवर्मन द्वितीय। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ? पल्लव राजवंश। ऊपर मैंने वहीं पे बता दिया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंपवर्मा। कौन है? कंपवर्मा अंतिम। उसके बाद जैसे ही आगे आते हैं स्टार्ट हो जाता है यहां पे चोल राजवंश। चोल राजवंश, चोल राजवंश के साथ ही
चोल राजवंश के साथ ही हमारा पूर्व मध्यकाल का समापन हो जाएगा। उसके बाद स्थापत्य कला, फिर दिल्ली सल्तनत। चोल वंश के किसके संस्थापक थे, सामंत थे? तो पल्लवों के सामंत थे। चोल राजवंश के जो राजा थे वो किसके सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे। ये पूछा जाता है। चोल वंश की स्थापना किसने की? विजय चोल ने। विजय चोल ने की थी। चोल वंश का राजकीय पशु कौन था? बाघ। राजकीय पशु कौन था? या राजकीय चिन्ह, सॉरी पशु नहीं, चिन्ह, राजकीय चिन्ह कौन था? बाघ था। कौन से शहर को चोल वंश ने अपनी राजधानी बनाई? तंजौर। देखिए पीछे क्लास में हम जो आपके क्या बोलते हैं, कुछ प्रश्न वहां पे आए थे मेल करने वाले, मिलाने वाले, तो वहां पे ये आया था चोल वंश का तंजौर राजधानी, है ना, वहां पे मैंने कराया था इसको। चोल साम्राज्य का उद्भव हुआ पेन्नार व कामेरी नदी के बीच में। पेन्नार व कामेरी नदी के बीच में लोकेशन था इसका, चोल राजवंश का। चोल साम्राज्य को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किसने घोषित किया? आदित्य प्रथम ने। यानी कि ये जो आपका विजयालय है, विजयालय जो है कि चोल वंश के संस्थापक तो मान लिए गए, लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं थे। ये अभी पल्लवों के क्या थे? सामंत थे। क्योंकि सामंती व्यवस्था चल रही थी, तो सामंती व्यवस्था चल रही थी तो जो मजबूत जो है कि सामंत थे वो अपने आप को स्वायत्त घोषित, स्वतंत्र नहीं, स्वायत्त घोषित कर लेते थे, स्वायत्त शासन करते थे और कर जो है कि अपने राजा को दिया करते थे। तो जो विजयालय है वो एक सामंत की तरह, स्वायत्त शासन की तरह जो है कि उन्होंने शासन किया। कर वगैरह ये पल्लवों के देते थे। लेकिन बाद में जब आदित्य प्रथम आता है, आदित्य प्रथम जो है कि बहुत सारे युद्ध वगैरह लड़ता है और वहां पे जो है कि चोल वंश का वास्तविक संस्थापक बनता है। आदित्य प्रथम क्या हो गया? चोल वंश का वास्तविक संस्थापक हो गया। यानी कि इन्होंने पल्लवों से मुक्ति दिला दी, उनको कर वगैरह देने से क्या किया? मना कर दिया। आगे, मदुरई कोंड की उपाधि किसने धारण की? पारांतक प्रथम। पारांतक प्रथम ने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। तकोल्लम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तकोल्लम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो तकोल्लम का युद्ध दक्षिणी भारत में राष्ट्रकूट वंश राजा कृष्ण तृतीय और चोल वंश के शासक प्रथम के जो युवराज थे राजदित्य के नेतृत्व में हुआ था, है ना। और इसमें जो है कि पारांतक क्या हुए थे? जीत गए थे। और जीतने के बाद इन्होंने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी। तकोल्लम का युद्ध किसने जीता? उल्टा हो गया है क्या? राष्ट्रकूट जो है, तकोल्लम का युद्ध किसने जीता? राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने, सॉरी माफ कीजिएगा, कृष्ण तृतीय ने जो है कि यहां पे क्या किया था? जीता था। ये परांतक जो है कि प्रथम हार गए थे। चोल शासक राजराज प्रथम के दौरान, चोल शासन के दौरान श्रीलंका का राजा कौन था? महेंद्र पंचम। कौन था? महेंद्र पंचम। और देखिए वहां पे जब चोल शासक जब श्रीलंका को जीतते हैं तो जीतने के बाद वहां पे एक नया शहर बसाते हैं, मुंडी चोल मंडलम। कौन सा शहर बसाते हैं, नगर बसाते हैं? मुंडी चोल मंडलम जो है कि शहर बसाते हैं और उसको श्रीलंका की नई राजधानी बनाते हैं। ये चीज थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। श्रीलंका में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने, या इसको राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना को स्थापित किया? राजराज प्रथम ने। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा राजवंश था जिसके शासनकाल में भारतीय नौसेना उत्कृष्ट थी, या आप कहिए कि सबसे उच्चतम लेवल पे थी? तो चोल राजवंश था। चोल राजवंश के समय जो भारतीय नौसेना थी सर्वोपरि थी, सबसे ऊपर थी, सबसे मजबूत थी। ठीक है। राजराज प्रथम अपने विजय अभियान का समापन किया मालदीव समूह को जीत करके। मालदीव जो इस समय है ना, मालदीव जो द्वीप है, उस द्वीप को जीतने के बाद जो है कि इसने अपना
आरंभ राजराज प्रथम ने जो है कि अपना अभियान समापन किया था। ठीक है, दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को। किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। दक्षिणी भारत का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत युद्ध लड़ा था, बहुत युद्ध लड़ा, श्रीलंका तक जाके जो है कि वहां के राजा को बंदी बना के वापस लेते आया भारत। वहां से क्या करते थे ना, श्रीलंका जाते थे, श्रीलंका में जीतते थे, जीतने के बाद वहां से मजदूर लाते थे, मजदूर, जो हमने अभी बृहदेश्वर मंदिर देखा ना, या राजराजेश्वर मंदिर देखा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हो सकता है यहां पे कहीं पॉइंट हो कि राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर को निर्माण करने के लिए जो मजदूर आए थे वो कहां से आए थे? श्रीलंका से आए थे। ठीक है, वहां के राजा को जो है कि गिरफ्तार करके भारत भेज दिया गया। भारत में जो है कि उसकी जेल में क्या हुई? डेथ हो गई। ये भी देखने को मिलता है। किस चोल राजा ने महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल साम्राज्य में भेजा? देखो आ गया यहाँ पे, है ना, महेंद्र प्रथम को बंदी बना लिया राजेंद्र चोल ने और भारत में भेजा। बहुत सारे वहां के लोग बंदी बना के भारत में भेजा था, जिससे जो है कि मंदिर निर्माण कार्य हुआ था। बंगाल की खाड़ी को चोल झील में किसने बदला? राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल में जहां देखिए, अरब सागर में देख लीजिए, हिंद महासागर में देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी में देख लीजिए, जहां देख रहे हैं ना वहां कौन? चोल। हर जगह चोलों का झंडा जो है कि बुलंद है। चीन तक जाके लड़ाते थे, चीन के राजा को कूटाते थे, है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। गंगईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की? राजेंद्र प्रथम ने। और गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने की गंगईकोंड चोलपुरम, ये शहर। और गंगईकोंड चोलगंगम, एक बना था चोलगंगम, एक क्या बना था? चोलगंगम, याद रखिएगा, चोलगंगम, चोलगंगम। चोलगंगम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र ने। राजेंद्र प्रथम ने जो चोलगंगम की स्थापना की थी, चोलों की गंगा। उसने जो है कि गंगा से एक लोटा जल लेके आया और एक तालाब खुदवाया, उसी में डाल दिया, कहा कि ये चोलों की गंगा है। अब हमें पवित्र, हम इतना युद्ध लड़ रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, हमें अपने पाप धुलने के लिए गंगा जाने की जरूरत नहीं, हमारी गंगा है, हम इसमें धुलेंगे। ठीक है, तो चोलगंगम, चोलगंगम की स्थापना किसने की? राजेंद्र चोल ने की थी। चोलगंगपुरम ये है गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की? तो राजेंद्र प्रथम ने। गंगईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की? राजेंद्र प्रथम ने। सारा काम राजेंद्र प्रथम ने किया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कावेरी नदी के मुहाने पे गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र। यहीं पे आ गया है, देखो यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी, है ना। चोलगंगम, चोलगंगम का निर्माण किसने किया था? राजेंद्र चोल ने। यहीं पे ऑलरेडी जो हम आपको बता रहे थे यहीं पे लिखा हुआ है। आगे, राज केसरी की उपाधि धारण करने वाला तथा अपने अपमान से त्रस्त होकर तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या करने वाला कौन था? वीरराज, नाम था वीर राजेंद्र। हार गया, त्रस्त हो गया, उदास हो गया और उदास होकर तुंगभद्रा नदी में डूब के जान दे देखा कि हद तरीके हम राजा बनने के काबिल ना है, कौन आ रहा है पीट पाट के हरा दे रहा है हमको, और हरा दे रहा है तो हम राजा बनने के किसी काम के नहीं है। तो फिर इन्होंने क्या किया? तुंगभद्रा नदी में कूद करके जान दे दिया। ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। ठीक है, चोल साम्राज्य के दौरान प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था पुहार। पुहार पूछा जाता है कि पुहार भारत में पुहार जो बंदरगाह था किसके शासनकाल के दौरान प्रमुख व्यापारी के केंद्र था, विदेशी व्यापारी का केंद्र था? तो चोल साम्राज्य के दौरान। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र चोल प्रथम। कंप्लीट रूप से वहां पे क्या किया? श्रीलंका को कंप्लीट रूप से ऑक्युपाई कर लिया, वहां के राजा को क्या किया? बंदी बना लिया, वहां पे बहुत सारे लोगों को बंदी बना के भारत भेज दिया। किस राजवंश ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया को जीता था? चोलों ने। चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। शैव धर्म को मानने वाले, है ना। बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर बनाया गया, है ना, श्रीलंका के मजदूरों द्वारा वहां से लाए गए थे, उनके द्वारा बनाया गया था। तो ये शिव धर्म को या शैव धर्म को मानने वाले थे।
किन शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोलों के पास। मैंने बताया ना, शक्तिशाली नौसेना किसके पास थी? चोलों के पास थी। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश का प्रमुख योगदान क्या है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। सुसंगठित स्थानीय स्वशासन, ये स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम पाल वंश का। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल किसके शासन या शासनकाल क्या लिखे? किसके शासन, किसने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? यह भी पूछा गया प्रश्न है चोल वंश के। दक्षिण भारत का तकोल्लम का युद्ध हुआ था चोल वंश और राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल वंश और राष्ट्रकूटों का मध्य। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। देखो ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, टर्म को बदल दिया गया है, जो शब्द हैं उनको बदल दिया गया है, घुमा दिया गया है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो स्थानीय स्वशासन किसकी विशेषता थी? चोलों की। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता किसकी विशेषता थी? चोलों की। दोनों एक ही चीजें हैं, शब्द बस बदल दिए गए हैं। चोल साम्राज्य का विस्तार किस क्षेत्र में था? तो कोरोमंडल तट से लेकर दक्कन के क्षेत्र में, है ना, पेन्नार नदी से कावेरी के बीच, ये हमने वहां पे देखा था। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात है नटराज की कांसे की प्रतिमा। नटराज की कांसे की प्रतिमा जो है कि विख्यात है। ठीक है, नटराज क्या है? तो नटराज भगवान शिव की मूर्ति है और भगवान शिव को रुद्र तांडव करते हुए उसमें दिखाया गया है, नृत्य करते हुए। चोल युग की प्रसिद्ध था निम्न के लिए ग्रामीण सभाओं के लिए। अब देखो 3 बार प्रश्न पूछा गया, तीनों बार आंसर क्या है? अलग है ना। स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है, सुसंगठित जो है स्थानीय स्वशासन के लिए, ग्राम सभाओं के लिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसने पांड्य और चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर आरंभिक मध्यकाल समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया? चोल वंश ने। चोल वंश के शासकों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? वेंगी के चालुक्यों द्वारा। चोल काल में निर्मित नटराज की कैसी प्रतिमाओं में देवकृत प्रायः है? यानी कि जो यहाँ पे नटराज की प्रतिमा है, वो जो दिखाया गया है भगवान शिव को, वो किस रूप में दिखाया गया, किस शेप में दिखाया गया है? तो चतुर्भुज, इस तरीके से कुछ दिखाया गया है। इस तरीके से ये नटराज की प्रतिमा इस तरीके से यहाँ पे दिखाई गई है। इस तरीके से दिखाई गई है। यहाँ पे बेस बना हुआ है, इस बेस पे भगवान शिव यहाँ पे नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं और इस तरीके से चौकोर चतुर्भुज टाइप में इसको दिखाया गया है ना। चलिए, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना की थी? ये ऑलरेडी विजयालय चोल द्वारा। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? कुलतुंग प्रथम में। बाद में कमजोर कमजोर शासक आने लगे, है ना, बाद में आने लगे, तो वो कंप्लीट रूप से श्रीलंका को अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं रख पाते थे। तो उन्होंने वैवाहिक संबंध के माध्यम से सोचा कि हमारी बेटी वहां पे चली जाएगी तो भैया बीवी बन जाएगी। बीवी की बात जो है कि हस्बैंड नहीं सुनेगा तो वो फिर मारेगी, उन्हें वहीं पे सिखा देगी। तो इस तरीके से जो है कि वैवाहिक संबंध के माध्यम से जो है कि उसको नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी कुलतुंग प्रथम द्वारा। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। चलो, पहाड़ी काटकर एलोवेरा नहीं एलोरा है, एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय। पांड राज्य की राजधानी कहां पे थी? मदुरई थी, याद रखिएगा। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्यों ने। होयसल वंश की राजधानी कहां पे थी? द्वार समुद्र थी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है या दिखाया गया है,
चिदम्बरम मंदिर में भरतनाट्यम की जो है कि चित्रकारी की गई है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तैलप द्वितीय के द्वारा। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर एवं, इसको हटा देते हैं, एलोरा की गुफाओं का मंदिर एवं के बीच बताया, यानी कि एलोरा की जो गुफा मंदिर बनाया गया था किस टाइम पीरियड में बनाया गया था? 700 से 800 के बीच बनाया गया था। ठीक है, आगे 8वीं सदी के प्रारंभ में किसने पारसियों को शरण दी, जो पारसी या ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते में पश्चिमी भारत पहुंचे थे? राष्ट्रकूटों ने शरण दी थी। शायद ये जो कंटेंट की का क्लास होगा ये शायद अंतिम पेज हो। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में मिले हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासन अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी, ऑलरेडी बता चुके हैं, चोल राजवंश, यह रिपीट हो गया लग रहा है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करा था? राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, गोपुरम से तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवनों से संबंधित है, तोरण। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है। इस चीज को ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। हो सकता है यहाँ पे दिखा दे, हो सकता है आगे दिखाएं। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय ने। वेनिस यात्री मार्को पोलो की पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का राजा कौन था? मांडवर्मन कुलशेखर। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने। होसल स्मारक पाए जाते हैं हेलीबीड और वेल्लूर में। ठीक है, इस तरीके से देखें तो कंटेंट की जो क्लास थी, जो पल्लव राजवंश की थी और आपका चोल राजवंश का था, ये जो है कि इस तरीके से समाप्त हो गया है ना। इससे आगे हम देखेंगे, अब प्रश्न देखेंगे, फटाफट प्रश्न देखते चलते हैं। ठीक है, बिना देर किए फटाफट, चूंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे कंटेंट की क्लास कर रखे हैं और साथ ही साथ इसको हम कर रहे हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 40, 42, 43 के आसपास टोटल जो है कि आसपास 40 प्लस जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, तो फटाफट जो है कि होते हुए निकल जाएगा। ठीक है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त करके उसे हरा दिया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा किया और वातापी कोंड की जो है कि इसने उपाधि धारण की थी? अभी हमने देखा था, है ना। तो किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम या महामल्ल ने। महामल्ल या महामल्ल। आगे नेक्स्ट, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम था। कौन था? राजेंद्र प्रथम था, कंप्लीट रूप से विजय जो प्राप्त किया था। नेक्स्ट आगे, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो क्वेश्चन देखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट इसको देख लेते हैं। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था, अभी हमने देखा। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर के बारे में बात करते हैं, किसने कराया था? तो अभी हमने देखा, ये किसने कराया था? राजराज प्रथम ने। इसीलिए राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर याद रखते हैं। ठीक है, देखिए नाम दोनों जब याद रखेंगे ना, बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर, तो राजराजेश्वर से पता चल जाएगा राजराज प्रथम ने कराया था। ठीक है, चलिए आगे। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, सबसे प्रतापी राजा यही था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? चोल राजाओं की राजधानी अभी हमने आपको बताया, कौन थी? तंजौर। कौन थी? तंजौर थी, तंजौर।
अभी देखा सारी चीजें, अभी हमने देखा है। यहाँ तो मैं ये दिखा रहा हूं ना कि जो मैं आपको बता रहा हूं कंटेंट, जो एज इट इज सेम टू सेम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि पिछला जो क्लास हुआ था आपका, जिसमें हम आपको प्रॉपर प्रश्नों को बहुत एक्सप्लेन किए थे सही तरीके से, तो वो एक अलग जो है कि वैरायटी क्लास हो गई थी, है ना। चलिए, तंजौर हो गया। आगे नेक्स्ट, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी? मदुरई। अभी हमने बताया मदुरई थी। राजधानियां बहुत पूछी जाए, जो छोटे छोटे आपके राज्य है ना, छोटे छोटे राज्य भारत के पूर्व मध्य काल में, उनकी राजधानियां खूब पूछी जाती है। राष्ट्रीय चिन्ह पूछा जाता है, संस्थापक और अंतिम शासक या प्रतापी राजा, यही पूछा जाता है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक ये मैं आपको बता रखा हूं कौन था? दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग था, दंतीदुर्ग। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था किस राजवंश ने? श्रीलंका को, दक्षिण पूर्व एशिया को चोलों ने। यही तो थे, चोल ने कब्जा किया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्यों ने, पल्लव ने और वाकाटक ने। तो किसने कराया था? चालुक्यों ने कराया था विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। पल्लवों के एकास्मिक रथ मिलते हैं, मिलने का स्थान है पल्लवों के बारे में हमने देखा एकास्मिक महाबलीपुरम में। एकास्मिक के मतलब मैंने बताया आपको कि एक ही पत्थर से काट करके जो है कि जो मंदिर बनाया जाता है वो एकास्मिक मंदिर बनाया जाता है, रथ के रूप में बने हुए हैं। आगे और डिटेल में देख लिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। होयसल की राजधानी, होयसल की राजधानी का नाम क्या था? तो होयसल की राजधानी के बारे में अभी हमने लास्ट में आपको देख के बताया। क्या बताया? द्वार समुद्र, द्वार समुद्र। नेक्स्ट आगे 12, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला के किन शासकों में रुचि दर्शाता है? तो पल्लवों की। सेम टू सेम लाइन आपसे, सेम टू सेम लाइन एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। यादव सम्राटों की राजधानी थी, यादव सम्राटों की राजधानी थी, कहां पे था? द्वार समुद्र, वारांगल, कल्याणी, देवगिरी। अभी मैंने लास्ट में जो चलते चलते बताया आपको देवगिरी। क्या बताया? यादवों की देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो संरक्षण प्रदान ये जो करते हैं मुख्य रूप से वो वैष्णव धर्म को, यानी कि या शैव धर्म को, जो है शैव धर्म देखते हैं, वैष्णव धर्म नहीं, सॉरी, शैव धर्म को देखते हैं। 16 का हम क्या देखते हैं? शैव धर्म। भगवान शिव को बहुत ज्यादा ये मानते थे। रुद्र तांडव में जो आपकी मूर्ति बनी है ना, वो क्या बोलते हैं? नटराज की। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो वो था राजराज प्रथम, शायद, मे बी, यस, अभी हमने देखा राजराज प्रथम था, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासकों के पास। बहुत बार, देखो कितने बार पूछा गया है प्रश्न, ये कितने बार पूछा गया है प्रश्न, ये छोटे छोटे प्रश्न। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसने भरतनाट्यम शिल्पकला दिखाई गई है, वो कहां पे स्थित है? चिदंबरम में। कहां पे स्थित है? चिदंबरम में, चिदंबरम में स्थित है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो तैलप द्वितीय द्वारा, तैलप द्वितीय द्वारा उखाड़ फेंका गया। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो सुसंगठित, देखो भैया, सुसंगठित स्थानीय स्वशासन, है ना। चलिए आगे, एलोरा का जो 24 गुफाएं थी, गुफाओं का मंदिर एवं किसके शासनकाल? 700 से 800, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया एज इट इज। जो एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? ध्यान दीजिएगा, 34 गुफाएं हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। 3 मुख वाले महेश्वर या शिवलिंग की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, गुफा में है। तो कहां की गुफा में है? ये ऑलरेडी प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है ना, कई बार पूछा गया है अलग अलग। मैं आपको हो सकता है आगे जब बताऊं तो और अच्छे से बताऊं इस चीज को नेक्स्ट क्लास में, चूंकि जो स्थापत्य कला का जो मेन क्लास होगा, ये जो चीजें बता रहे हैं ये बिखरा हुआ है ना, उसको मैं एक जगह करूंगा, ठीक है। तो
यह हमें देखने को मिलता है एलिफेंटा की गुफाओं में। कहां देखने को मिलता है? एलिफेंटा की गुफाओं में। राजेंद्र चोल द्वारा, राजेंद्र चोल प्रथम किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल का शासक था महिपाल। महिपाल में कौन सेकंड था या द्वितीय था? तो महिपाल प्रथम था। महिपाल प्रथम था। अभी हमने देखा एनडीए में पूछा गया प्रश्न है, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियन या पारसियों को शरण दी, जो पारसी या ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत में पहुंचे थे? तो अभी हमने इसके बारे में भी बताया आपको। ये कौन थे शरण देने वाले? राष्ट्रकूट शासक थे, राष्ट्रकूट शासक। ठीक है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य से मिले हैं? कर्नाटक से। अभी तो हमने बताया कहां से मिले हैं? कर्नाटक से, कर्नाटक से मिले हैं। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल वंश। चोल वंश। दक्षिणी भारत का तकोल्लम का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था, जिसमें राष्ट्रकूट जीत गया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था। राष्ट्रकूटों ने कराया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवनों के। जो तोरण क्या है? तोरण क्या है? तो ये द्वार है, द्वार है ना। जैसे आप साउथ इंडिया की मूवी देखते होंगे ना, साउथ इंडिया की मूवी में जो मंदिर दिखाते हैं, मंदिर का जो गेट है उसके ऊपर छोटे छोटे बहुमंजिला जो है कि भवन छोटा छोटा बना हुआ दिखाई देता है। उसी की बात यहां पे की जा रही है। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किससे है? बौद्ध धर्म से है, बौद्ध और जैन से है, हिंदू और जैन से है। तो हिंदू, बौद्ध और जैन से है। तो अभी मैंने इसको आपको बताया था किससे है? तीनों से है। हिंदू धर्म से है, बौद्ध धर्म से है और जैन धर्म से है। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम स्वायत्तता, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है, ये पूछा गया है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट से लेके दक्कन के कुछ भाग में फैला हुआ था। ये भी हमने आपको बताया, दिखाया है ना। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात है नटराज की कांसे की प्रतिमा। नटराज की कांसे की प्रतिमा सबसे ज्यादा क्या है? विख्यात है ना, जो चतुर्भुज शेप में है। चोल युग प्रसिद्ध था निम्नलिखित में से? धार्मिक विश्वास के लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए, राष्ट्रकूट के युद्ध के लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए। किसके लिए फेमस है? ग्रामीण सभाओं के लिए फेमस है, या और नौसेना के लिए फेमस है। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय और इंद्र तृतीय। अभी हमने कराया कृष्ण तृतीय के बारे में, बताया था कि इसने यहाँ पे ये सारा काम कराया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट। बस खत्म हो गया, ज्यादा है नहीं। पांच सात प्रश्न और है ना। 37 नंबर प्रश्न, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय। इसको भी मैंने जो है कंटेंट की क्लास में कराया था, लाइन वाइज में, सेम टू सेम लाइन वाइज जो है कि आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 37 का हमने क्या देखा था? 37 का कृष्ण प्रथम ने कराया था। हो, ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न आ गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर आरंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये तो सही लग रहा है ना, ये सही लग रहा है। बट आगे देख लेते हैं।
हाँ 38 है ना। ये सही है। अभी इसको हमने देखा, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीता। शैलेंद्र साम्राज्य, ये जो श्रीलंका वाली बात किया जा रहा है ना, जो श्रीलंका वाला बात किया जा रहा है, श्रीलंका का, उसी के बारे में बात की जा रही है। जीता तो ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी दोनों क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 39, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। होयसल स्मारक कहां पाए जाते हैं, तो हलेबीड और वेल्लूर में, हलेबीड और वेल्लूर में पाए जाते हैं। इसको भी मैंने है कि सारी चीजें मैंने सारी यही प्रश्न, देखिए ये प्रश्न जो है कराने का तात्पर्य क्या है कि मैं आपको बता रहा हूं कि देखो कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और जो पूछे गए हैं वही इधर उधर की बहुत ज्यादा कथा कहानियों की बात यहां पे नहीं करनी है, ठीक है ना। तो 39 का हमने क्या देखा, बी, ठीक है। नेक्स्ट, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए, वेंगी के चालुक्यों द्वारा। कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य द्वारा नहीं। चालुक्य 4 हमें देखने को मिलते हैं, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य और वातापी के चालुक्य, ठीक है। तो ये वेंगी के चालुक्यों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः है। देवाकृत है कौन है, तो देव की जो आकृति बनी हुई है, वो जो फ्रेम बना हुआ है वो कैसा, चतुर्भुज है, वही अभी हमने आपको बताया, ठीक है। 42, 19वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई, विजयालय द्वारा। 43, शायद ये आखिरी होगा आज की क्लास का, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार, सिंहल बोलते हैं श्रीलंका को, श्रीलंका को, इस चीज को याद रखिएगा, है ना। कई बार तो यही प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन काल में सिंहल द्वीप या सिंहल राज्य किसे बोला जाता था, तो श्रीलंका को बोला जाता था। अपनी पुत्री का विवाह किया, तो अभी हमने देखा कुलतुंग प्रथम ने, किसे हमने देखा, कुलतुंग प्रथम ने। तो इस तरीके से देखें तो आज की क्लास का क्या हो गया, हमारा समापन हो गया, लगभग क्लास भी जो है कि आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो इसी हिसाब से सारे क्लास जो है कि करेंगे। अब लास्ट जो है कि एक क्लास बचा हुआ है, जो नेक्स्ट क्लास हम आपको कराएंगे मंदिर स्थापत्य कला। और मंदिर स्थापत्य कला में ये जो बिखरा हुआ है ना, एक तो मंदिर स्थापत्य में उनकी विशेषता वगैरह के देखेंगे, राजपूत काल की कुछ विशेषताएं देखेंगे, है ना, थोड़ा सा, और जो है कि मंदिर स्थापत्य में कितने तरह के मंदिर हैं, कितने जो है कि स्थानीय शैलियों का विकास हुआ। हालांकि 3 जो है कि मंदिर कला शैली हमें देखने को मिलती है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है कि चंदेल कला शैली, चालुक्य कला शैली और मामल्य कला शैली, ये छोटे छोटे स्थानीय नाम भी जो है कि दिए जाते हैं। तो इन कला शैलियों में क्या विशेषता थी, उसके विशेषता के बारे में थोड़ा सा देखा जाएगा, कंप्लीट जानकारी उसकी देखी जाएगी, साथ ही साथ लगभग 25-30 प्रश्न जो है कि वहां पे कर लिया जाएगा, ताकि जो बिखरा हुआ है वो एक जगह हमें मिल जाए, एक ही क्लास में हमें मिल जाए। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो आपको इतिहास इतना बड़ा, इतना उबाऊ, इतना बोरिंग लगता है कि एक साइड से पढ़ना शुरू कीजिए और अंतिम जो है कि चैप्टर तक जाते जाते पीछे का सारा भूल जाता है, उस चीज को मैं समराइज तरीके से सभी एग्जाम्स के लिए आपको 20 से लगभग 20 क्लासेस में देने का पूरा प्रयास है। और इसको आप क्लास से जस्ट पर, यानी एग्जाम से जस्ट 10 दिन पहले देखना शुरू कीजिए। 20 क्लास है, 20 घंटे हैं, एक दिन देखेंगे आपका कंप्लीट हो गया हिस्ट्री, पूरा रिवीजन हो गया। किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए जाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत, कोई भी समस्या, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप जो है कि चैनल पे नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि हमारा क्लास टुडे जो है कि ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप वहां पे जो है कि इसको इंस्टॉल करके और भी बहुत सारे बैचेस वहां पे आप देख सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हमारी क्लासेस जो है कि चलती है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए जो कॉन्टेक्ट नंबर है ना, जो आपको ऐप पे कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, उस पे आप जो है कि संपर्क कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।